हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री के क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। जो मुगल लोग थे उन्होंने अपने जो टेरिटरी एरिया था उसमें कैसे शासन किया था। ठीक है, और जो मुगल्स के मतलब जो मुगल लोग थे, जो राजा थे, जैसे बाबर हो गया, अकबर, शाहजहाँ, ठीक है, मतलब औरंगजेब, इन सब लोगों ने अपना शासन कैसे किया था और बाद में मुगल एम्पायर में जो डिक्लाइन कैसे आया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age। अब इसमें आपको बताया गया कि इतनी बड़ी टेरिटरी, मतलब जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, पहले इंडिया जब ऐसे कंट्री का डिवीज़न नहीं हुआ था तो इंडिया जो एक सब कॉन्टिनेंट था, इसमें और कंट्रीज़ भी आती थी, जैसे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो सारी कंट्रीज़ थी। इतनी बड़ी कंट्री को और इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, मतलब इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, उनका अलग अलग सबका कस्टम होता था, अलग अलग कल्चर्स होते थे, अलग रिलीजन होते थे। तो इतनी बड़ी टेरिटरी में जो है एक राज करना, रूल करना क्या था, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था किसी भी रूलर के लिए। ठीक है, तो क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रिडिसेसर, अब मतलब प्रिडिसेसर मतलब जो उनसे पहले के लोग थे, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिस्ड व्हाट हैड हिथरडू सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम उनके प्रिडिसेसर्स के कंपैरिजन में देखें तो जो मुगल्स थे उन्होंने अपना एम्पायर चलाया था और अच्छे तरीके से भी चलाया था, लेकिन वो था कि वो थोड़े कम टाइम के लिए ही चल पाया था अगर हम उनके प्रिडिसेसर से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, तो इसमें है फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। तो क्या है सॉरी, तो फिर क्या था लेटेस्ट, मतलब 16th सेंचुरी के हाफ में क्या था, जो मुगल ने उन्होंने अपना किंगडम कहाँ फैलाया था, आगरा और दिल्ली तक जो है उन्होंने अपना किंगडम फैला लिया था। ठीक है, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, until in the 17th century they control nearly all of the subcontinent। फिर क्या हुआ, लाइक 17th सेंचुरी तक उन्होंने क्या करा, और सारे सब कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, 16th सेंचुरी के मिडिल तक तो उन्होंने अपना किंगडम था आगरा से दिल्ली तक एक्सपेंड कर लिया था, लेकिन 17th सेंचुरी में लाइक लगभग उन्होंने सारे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। They imposed structure of administration and the idea of governments that lasted their rule। ठीक है, उनके जो मतलब स्ट्रक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका था या फिर आइडिया ऑफ गवर्नमेंट्स था, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक चला था। और जो उनकी मतलब जो उनके भी आने वाले रूल, जो उनसे बाद में और रूलर्स आए थे, ठीक है, उन्होंने भी वही लीगल पॉलिसी अपनाई थी जो मुगल लोग अपनाते थे। ठीक है, मतलब उनके इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन था और आइडिया ऑफ गवर्नेंस भी अच्छा था कि जो आने वाले लोग थे, उनके सक्सेडिंग रूलर्स थे, उन्होंने भी यही सारी चीज़ें अपनाई थी, वो इसको इग्नोर नहीं कर पाए थे। Today, the Prime Minister of India addressed the nation of Independence Day from the rampart of the Red Fort in Delhi। अब जहाँ से अभी प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया के, वो स्पीच देते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे में। ठीक है, रेड फोर्ट जो दिल्ली में वो देते हैं। वो जो रेड फोर्ट है वो क्या था, मुगल एम्पेरियर्स जो लोग थे वहाँ पे पहले रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है रेड फोर्ट है, जो पहले यहाँ पे क्या था, जो हमारे मुगल लोग तो वही यहाँ पे रहते थे। तो आज प्राइम मिनिस्टर भी हमारे इंडिपेंडेंस डे पे क्या है, यहीं से स्पीच देते हैं अपने रेड फोर्ट से। हु वर द मुगल्स, अब मुगल्स थे कौन, अब इनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत। द मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लीनेजेस ऑफ रूलर्स। डिसेंडेंट मतलब जो आगे आने वाली जो हमसे पहले जो लोग रह चुके हैं, ठीक है, लाइक जो मुगल थे वो किसके डिसेंडेंट थे, वो किसके वंशज थे, दो बहुत ही ग्रेट रूलर्स थे जो उनके वंशज जो है हमारे मुगल लोग थे। तो वो कौन थे, अपनी मम्मी के साइड से, फ्रॉम मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान। जो अपनी मम्मी के साइड से थे वो किनके डिसेंडेंट्स थे, गेंगिस खान के, जो कि 1227 में मर गए थे, जिन्होंने किसमें कब्जा मतलब रूल किया था, मंगोल ट्राइब में उन्होंने रूल किया था गेंगिस खान ने, चाइना और सेंट्रल एशिया में। और अपने फादर की साइड से वो किनके सक्सेसर्स थे, तिमूर, जो कि 1404 में मर गए थे, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की।
ठीक है। तो वो अपनी मम्मी की साइड से, अपनी मदर की साइड से वो किनके डिसेंडेंट थे, किनके सक्सेसर से, मतलब सक्सेसर मतलब उनसे पहले जो पूर्वज लोग रहे होंगे। मदर के साइड से वो गेंगिस खान के थे जिन्होंने मंगोल ड्राइव में रूल किया था, और अपने फादर के साइड से वो किसके थे, तिमूर के थे, जो कि किसके रूलर थे, ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की के। लेकिन जो मुगल्स लोग थे ना, उन्हें ये पसंद नहीं था कि उन्हें लोग मुगल या फिर मंगोल कहे। मतलब जो उनकी मम्मी के साइड से था ना मंगोल, जिन्होंने मंगोल ट्राइब में राज किया था, वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग उनसे मुगल या फिर मंगोल कहे। क्योंकि ऐसा इसलिए था, दिस वॉज बिकॉज गेंगिस खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विथ मैस्केयर ऑफ इम्यूरेबल पीपल। मतलब लोग ऐसे गेंगिस खान की ऐसी मतलब यादें थी उनके पास, मतलब ऐसा उनके बारे में बोला जाता था कि वो लोग जो है जो वहाँ के लोग थे उन पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, फालतू में जो है उन लोगों को मार देते थे। और जो गेंगिस खान थे वो उनसे भी लिंक थे, उज़्बेक्स, देयर मंगोल कंपटीटर, जो मुगल के अभी मंगोल के कंपटीटर थे उज़्बेक्स, ठीक है। तो जो गेंगिस खान थे उनसे भी उनका लिंक था, तो वो नहीं चाहते थे कि हमें मुगल या फिर मंगोल कह के बुलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुगल थे ना, दे वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री। जो मतलब उनके फादर की तरफ से तिमुरिड एंसेस्ट्री थी, उसका उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता था, ठीक है। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398। जो उनके एंसेस्टर्स थे ये तिमुरिड थे, उन्होंने क्या है दिल्ली को 1398 में उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था। They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. अगर वो अपनी जो जीनियोलॉजिकली सेलिब्रेशन कैसे करते थे, वो पिक्चर बनाते थे। कैसे कि मतलब जो भी रूलर होगा मुगल का, अपनी फ़ोटो वो तिमूर के साथ जो है वो बनाते थे। जो यहाँ पे आपको फिगर 2 में भी दिख रहा होगा, बीच में ये तिमूर है और जो मुगल के और एम्पायर से, तो मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था अपने फादर की साइड से, तिमूर की साइड से। लेकिन वो अपनी मदर की साइड से गेंगिस खान की तरफ से, मतलब जहाँ से वो थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी तरह लोगों ने मुगल या फिर मंगोल बुलाएं। अब देखिए इसमें है कि मुगल मिलिट्री, जो मुगल के मिलिट्री कैंपेन्स थे वो कैसे थे। तो जो बाबर थे, द फर्स्ट मुगल एम्पेरियर, जो मुगल के सबसे पहले एम्पेरियर थे, कब तक, 1526 से 1530 तक, succeeded to throne of Ferghana in 1494 when he was only 12 years old। तो उन्होंने क्या थी, फेरगाना की थ्रोन भी जो है कुर्सी जिसे हम बोलते हैं राजगद्दी, उसे उन्होंने जीत लिया था। कब, 1494 में, जब वो सिर्फ क्या थे, 12 साल के थे, ठीक है। उन्होंने ये थ्रोन को जीत लिया था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। अब क्या था, जो वो मुगल लोग थे, जो मतलब सबसे पहले मुगल थे बाबर, उनको क्या है उनकी थ्रोन फिर छोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया गया था, क्योंकि जो उनके एंसेस्टर थे ना, मंगोल ग्रुप, जो उनके मदर के साइड से थे, वो वहाँ पे आके कब्जा करने लग गए थे। तो उन्हें क्या है फिर हम भी अपनी इस थ्रोन को छोड़ना पड़ा। इसीलिए जो मुगल्स लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तस्बेक्स, ठीक है। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 15। फिर जो बाबर थे उन्होंने उनको उस थ्रोन को छोड़ना पड़ा, जो कि उज़्बेक्स थे उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे आके कब्जा करने लग गए थे। तो फिर इतने साल बाद जो वो बाबर है वो घूमे, उसके बाद उन्होंने क्या काबुल में 1504 में जो है कब्जा करा। और इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान ने भी उनने दिल्ली के सुल्तान को भी डिफीट करा। किसका, 1526 में, जिनका नाम इब्राहिम लोदी को उन्होंने 1526 जो कि दिल्ली के सुल्तान थे उन्हें हराया था। और जो पानीपत था, और मतलब पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्हें हराया था और उन्होंने उसके वहाँ पे दिल्ली और आगरा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मुगल ने दिल्ली और आगरा में ही कैप्चर करा था। बाबर जो थे वो सबसे पहले मुगल एम्पायर थे। तो यहाँ पे टेबल 1 यहाँ पे आपको चार्ट दिया है, उसमें क्या है कि इसमें मुगल्स जो है उनके कैंपेन्स या फिर उनके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप, तो उसमें आपको पता चल जाएगा उस टेबल में मुगल्स जो थे, अकबर, बाबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई हैं कि कब कब वो रहे थे, ठीक है, कौन सी जो वॉर्स हैं उन्हें लड़े थे।
तो जब आप इसको देखोगे तो आप नोटिस करोगे, यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। तो जब आप इसको देखोगे, इनको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो अफगान्स थे वो मुगल अथॉरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट थे। ठीक है, इसको जब इन सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे, जो ये मुगल के जितने भी लोग रहे, जितने भी राजा लोग रहे, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो अफगान थे वो मुगल के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेट थे, खतरा थे मतलब। अब नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द अहोम्स। आप जो मुगल और अहोम्स का रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें ना आप जो है अभी ये मुगल, बाबर के बारे में, शाहजहाँ, ये सब ये आने वाले चैप्टर्स में आप और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको रिलेशन जो है मुगल और अहोम्स के बीच में चैप्टर 7 में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और 6 के साथ क्या रिलेशन था चैप्टर 8 में और 10 में आपको बताया जाएगा, और मेवाड़ और मरवाड़ के साथ क्या रिलेशन था चैप्टर 9 में आप पढ़ोगे। और जो इनका रिलेशनशिप था ना, हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सैफिद ईरान, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अकबर। तो जो हुमायूं का रिलेशन था सैफिद ईरान के साथ अकबर से जो अलग था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको जो ये टेबल दिए ना, इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें मतलब कि जो मेजर कैंपेन्स थे जो मुग़ल के एम्पायर्स थे, जैसे कि जो बाबर थे 1526 से 1530 तक उनका चला था। उन्होंने क्या करा था 1526 में इब्राहिम लोदी से जो दिल्ली के सुल्तान थे उनसे लड़ाई की थी। ठीक है, और जो उनके सपोर्टर्स थे एंड इज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई की थी, वहाँ पे वो जीत गए थे। फिर 1527 में उन्होंने राणा सागा को भी हराया था, राजपूत रूलर्स एंड अलाइस एट खोना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर हुमायूं के बारे में बताया गया है कि मतलब ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, आगे आने वाले चैप्टर में आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। तो जो मुगल्स के राजा थे ना, बाबर हो गए, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहाँ, इन सब के बारे में आपको बताया, औरंगज़ेब हो गया। ठीक है, अब देखिए मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, जो मुगल का ट्रेडिशन था वो कैसा था। अब यहाँ पे आपको बताया कि मुगल की जो मैरिज होती थी ना, वो ज़्यादातर किससे होती थी, राजपूत लोगों से ही होती थी। जो जहांगीर की मदर थी, जो द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछावा प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर, वो क्या थी, राजपूत जो रूलर थे उनकी डॉटर थी। ठीक है, जो अम्बेर के थे रूलर थे उनकी डॉटर थी। और जो शाहजहाँ की मदर थी वो भी एक क्या थी, वज़ा राठौड़ प्रिंसेस थी, जो कि किसकी डॉटर थी, राजपूत रूलर जोधपुर की डॉटर थी। जो राजपूत रूलर ऑफ महारवा जोधपुर में रूलर थी उनकी डॉटर थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मुगल्स हैं उनकी ज़्यादातर जो शादी होती थी वो राजपूत लोगों में होती थी। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेन्योर। ठीक है, जो मुगल थे वो प्रीमोजेन्योर के रूल में नहीं बिलीव करते थे। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, जो ये प्रीमोजेन्योर था ना, प्रीमोजेन्योर, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जैसे जो भी फादर की प्रॉपर्टी या जितना जो भी किंगडम होगा वो सबसे बड़े ही बेटे को ही मिलेगा, सबसे बड़ा बेटा ही उसको, जो उनका सबसे बड़ा बेटा होगा वही इनहेरिट करेगा। तो मुगल लोग जो इसको नहीं मानते थे, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिड कस्टम ऑफ कोपरेशनरी इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो ये कोपार सैनरी इनहेरिटेंस थे ना, वो लोग इसको मानते थे। इसमें क्या था, इस कोपार सैनरी इनहेरिटेंस में ये था कि जो डिवीज़न होगा, किंगडम का डिवीज़न होगा या फिर पैसों का डिवीज़न होगा, वो सारे जितने भी उनके चिल्ड्रंस होंगे उनमें क्या है, इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें अभी जो ये प्रीमोजेंट्योर और या फिर जो ये कोपार सैनरी वाला, जो आप अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो कोपार सैनरी वाला ज़्यादा अच्छा है सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही बेटे को किंगडम नहीं मिल रहा है या एक ही बेटे को पैसा नहीं मिल रहा है, सारे बेटों को क्या है इक्वली बांटा जा रहा है। तो मुगल क्या है, इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। फिर मुगल रिलेशन विद, जो मुगल थे उनके जो दूसरे रूलर्स थे दूसरी जगह के, उनके साथ कैसे रिलेशन थे। तो अगर आप टेबल 1 को देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो अगर आप टेबल 1 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मुगल रूलर थे, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, उनको रिबेल करते थे, जो कि क्या है, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम।
वॉलेंट्रली जब फिर क्या हुआ, पहले तो क्या है, जो लोग थे वो मुग़ल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो मुग़ल्स लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, रिबेल करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ मुग़ल पावरफुल हुआ, उसने अपना टेरिटरी जो है उसने बहुत बड़े एरिया में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब्जा करने लगा। तो जो दूसरे रूलर्स थे फिर उन्होंने खुद ही अपने मन से अपने ही मन से मतलब फोर्सफुली नहीं, खुद से उन्होंने मुग़ल के रूलर को उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो राजपूत है इसका गुड एग्जाम्पल है, क्योंकि मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज। क्योंकि जो बहुत सारे राजपूत रूलर थे उन्होंने क्या करा था, मुग़ल अपनी बेटियों की शादी मुग़ल से कराई थी, और शादी कराने के बाद उन्हें क्या था, मुग़ल लोग थे एक अच्छी हाई पोजीशन दे देते, लेकिन बहुत सारे राजपूत ऐसे भी थे जो इसको रेजिस्ट करते थे, मानते नहीं थे। अब देखिए, द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने बहुत टाइम तक क्या थी, मुगल की अथॉरिटी को नहीं माना। अब वो मुगल की अथॉरिटी नहीं मान रहे थे, तो मुगल ने क्या करा, मतलब उनका अपोज किया, ठीक है, उनके लिए उनका रिबेल किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने उनसे लड़ाई की थी तो वो हार गए थे, जो सिसोदिया राजपूत थे वो हार गए थे। लेकिन फिर भी क्या था, जो मुग़ल लोगों ने क्या था, उन्हें ऑनरेबली ही ट्रीट किया था। दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय मुगल्स, गिवन देयर लैंड बैक एज असाइनमेंट। मतलब वो उन्हें हरा तो दिया था मुगल्स ने, उन्होंने उनकी अथॉरिटी नहीं मार दी सिसोदिया राजपूत ने, मुगल्स ने उन लोगों को हरा दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि फिर हराने के बाद उनकी इंसल्ट करी या फिर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। मुग़ल लोगों ने उनकी जो ज़मीन थी उनको वापस दे दी थी, उनके असाइनमेंट जो है उनको सारी चीज़ें उनको वापस दे दी थी। The careful balance between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughal to extend their influence over many kingdom and chieftains। अब जो इक्वालिटी थी उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि वो लोगों को हरा तो देते थे लेकिन उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती नहीं करते थे। तो इसके वजह से जो थे काफ़ी रूलर्स ने और मैनी किंग्स और चिफ्टेंस ने उनका सपोर्ट भी किया, और उनका जो किंगडम था वो बहुत बड़ा फैल गया था, बहुत ज़्यादा। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन ये बैलेंस हमेशा रखना बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि जब आप औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे तो औरंगज़ेब ने क्या था, उन्होंने इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू द एक्सेप्ट द मुग़ल अथॉरिटी। तो औरंगज़ेब ने जो है शिवाजी का थोड़ा इंसल्ट की थी, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या है, मनसबदार एंड जागीरदार। जो ये मनसबदार थे और जागीरदार थे, ये क्या होते थे, कौन लोग थे। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people। अब जैसे जैसे क्या था, मुग़ल का एम्पायर जो था वो एक्सपेंड होता गया, बढ़ते गया, तो मुग़ल लोग थे उन्होंने क्या, इधर इधर उधर से लोगों को क्या है, रिक्रूट करना, अपने लिए जो है अपने काम के लिए रिक्रूट करना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने छोटी जगह से स्टार्ट किया, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने क्या है, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, उन्होंने ईरानियंस में किया, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स, सब लोगों को हर जगह से रिक्रूट करना जो है उन्होंने स्टार्ट किया। और जिन जिन ने मुग़ल सर्विस को ज्वाइन किया उनको क्या बोलते थे, मनसबदार। मनसबदार क्या होता था, द टर्म मनसबदार रिफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब मीनिंग अ पोजिशन और अ रैंक। मतलब मनसबदार उनको हम बोलते थे जो कौन थे, जो मुग़ल की सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते थे, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे। और क्या था, अगर उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको क्या, मुग़ल लोग एक पोजिशन और एक रैंक दे देते थे। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। और इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुग़ल जो है ग्रेडिंग सिस्टम रखते थे, जैसे कि रैंक को फिक्स करने के लिए, सैलरी या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम था। जैसे कि अगर रैंक या फिर सैलरी फिक्स करनी है तो रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जाट थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी जो मनसबदार है उसकी क्या थी, रैंक या फिर सैलरी जो है डिटरमाइन की जाती थी, ठीक है। और जिसके बाद जितना ज़्यादा जट होगा, जट क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो जिसके बाद जितना ज़्यादा जट होगा उसकी क्या होगी, इतनी अच्छी पोजीशन होगी कोर्ट में, और उतनी ज़्यादा अच्छी क्या होगी, उसकी सैलरी होगी। फिर द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवल्ट्री मैन। तो जो मनसबदार मिलिट्री था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिन लोगों को वो देख रहा है, ठीक है, स्पेसिफाइड वो मतलब उन लोगों को मेंटेन करके रखे अच्छे से, जो उनके लोग हैं, जो मिलिट्री में लोग हैं, अच्छे से उन लोगों को रखे।
द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। जो मनसबदार थे वो अपने कैवलरी मैन को रिव्यू के लिए ले गए। उन्हें फिर उन्होंने किया कि मतलब हमारी जो मिलिट्री में इतने लोग हैं वो उनको लेके गए, फिर उनको रजिस्टर कराया, उनके जो हॉर्सेस थे उनको एक ब्रांड दी, एंड देन रिसीव्ड मनी। फिर जो मनसबदार से उनको मुग़ल की तरफ से मनी मिली, ठीक है, टू पे देम, मतलब जो मिलिट्री, जो ये कैवलरी मैन और सवार हैं, इन लोगों को एज अ सैलरी देने के लिए जो मनसबदार को है उन लोगों को पैसे मिले। अब देखिए, मनसबदार रिसीव दिस सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। तो मनसबदार जो थे वो जो अपनी सैलरी किस फॉर्म में उन्हें मिलती थी, रेवेन्यू असाइनमेंट, जिसे कि हम जागीर बोलते हैं, जो कि सिमिलर लाइक इक्तास। इक्तास जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इक्ता में क्या था कि कुछ लैंड का पोर्शन जो है वो ज़मींदार लोगों को मतलब इक्तास लोगों को या फिर मुक्ति बोलते थे जब उन्हें दे दिया करते थे। तो ऐसे ही मनसबदार को भी सैलरी के फॉर्म में क्या मिलता था, कुछ लैंड का टुकड़ा जो है मिल जाता था। लेकिन बट अनलाइक मुक्तिस, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन ऑन एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर। अब जो मुक्तिस लोग थे ना, वो टोटली क्या था, उस लैंड पे ही डिपेंडेंट रहते थे हर चीज़ के लिए। लेकिन जो मनसबदार थे वो उनकी तरह नहीं थे, वो टोटली उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, अपनी जागीर पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे। They only had right to the revenue of their assignment which was collected for them by their servant। मतलब वो क्या थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने सर्वेंट से। और वाइल मनसबदार themselves served in some part of the country, लेकिन जो मनसबदार था वो क्या करता था, दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में काम भी करता था। अब अकबर रेन में, अकबर के रीजन में क्या हुआ था, इन अकबर रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार। तो जो अकबर के रेन में था, इस जागीर को, मतलब जो ये लैंड उन्हें देते थे, इसको अच्छे से देखा भी गया, असेस किया गया, और जो रेवेन्यू था वो किसके इक्वल था, टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, जो मनसबदार की सैलरी है उसके इक्वल जो ये रेवेन्यू था। By Aurangzeb reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum। अब लेकिन औरंगज़ेब के टाइम में आते आते क्या हो गया था, मतलब ये जो ये सिस्टम था ये सेम वैसा नहीं रहा था। इसमें क्या होता था, जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो टोटल सम से क्या था, बहुत लेस था। मतलब रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होता था, सैलरी जो है कम मिलती थी। वो इसलिए भी ऐसा था क्योंकि जो था मनसबदार थे उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो गया था, वो ज़्यादा हो गए थे मनसबदार, तो रेवेन्यू होता था तो इतने लोगों को एज अ जागीर देना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। दिस एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड अ शॉर्टेड इन द नंबर ऑफ जागीर। तो मतलब यही है कि या तो मनसबदार का नंबर जो है बहुत ज़्यादा मनसबदार हो गए थे, तो ये फैक्टर थे जिसकी वजह से क्या जो लैंड है उसकी भी शॉर्टेज हो गई थी। एज अ रिजल्ट मैनी जागीर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइट दे हैड। तो इसलिए जो जागीरदार थे वो लोग क्या करते थे, जब तक पॉसिबल है तब तक वो अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे, ताकि आगे जाके अगर वो अच्छा रेवेन्यू नहीं भी मिले तो पहले से ही वो एक बैग बना के रखते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। Now Aurangzeb was unable to control this development in the last of his reign and peasantry therefore suffered tremendously। तो क्या थे, जो औरंगज़ेब थे वो ये जो सिस्टम चला आ रहा था उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि मनसबदार का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा था, तो फिर वो लोग भी अपने जो पीजेंट फार्मर से मनसबदार उनको इतना पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो इसकी वजह से क्या है, जो पीजेंट को सफ़र करना पड़ा। जब्त एंड ज़मींदार्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। तो जो मेन सोर्स था ना इनकम का, जो मुगल रूलर जहाँ से इनकम उनको मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी, जो किसान लोग थे वो जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे उस पर जो टैक्स लगाते थे ना, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। और बहुत से प्लेसेस में क्या होता था, पीजेंट पेज टैक्सेस थ्रू द रूलर एलाइट्स दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफ्टियन। तो बहुत प्लेसेस में क्या होता था, जो पीजेंट होते थे वो टैक्स किसको देते थे, हेडमैन या फिर लोकल चीफ्टियन को देते थे, जिनको कि मुग़ल ने एक टर्म दे रखी थी ज़मींदार। जो ये लोकल चीफ्टियन है, हेडमैन है, इनको उसने ज़मींदार नाम दे दिया था, ठीक है। तो जो पीजेंट जो फार्मर लोग थे वो अपने गुड्स का टैक्स इन्हीं लोगों को दे देते थे, ठीक है, और उसके बाद ये लोग जो मुगल्स लोगों को जाकर ये टैक्स दे दिए करते थे।
तो जो अकबर रेवेन्यू मिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड। तो जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जो अकबर के टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टोडरमल, उन्होंने क्या करे, केयरफुल सर्वे भी उन्होंने देखा, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, अब जो किसान हैं, जो पीजेंट है, अब उन वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, उस पर उन्हें टैक्स देना है, तो वो नहीं दे पा रहे थे कहीं ना कहीं टैक्स जो है, तो इससे उनको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो जो अकबर के रेवेन्यू कलेक्टर थे, उन्होंने क्या देखा, एक सर्वे किया क्रॉप यील्ड पे, जो उनके खेतों पे जाके किया, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर पीरियड, मतलब 10 साल तक का उन्होंने सर्वे कर लिया था कि क्या क्रॉप्स कैसे कौन से उगाते हैं और कितने एरिया पे वो जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डेटा पे उन्होंने क्या फिक्स किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स फिक्स कर दिया ऑन ईच क्रॉप इन कैश, मतलब हर क्रॉप में क्या है, उन्होंने एक टैक्स जो है फिक्स कर दिया। उन्होंने पहले सर्वे किया, देखा किस तरह के लोग मतलब क्रॉप उगाते हैं, कितने एरिया में क्रॉप उगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक टैक्स फिक्स कर दिया। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल और रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। फिर क्या था, जो प्रोविंसेस, हर एक प्रोविंसेस था वो कुछ फॉर्म में डिवाइडेड था, जिसमें क्या था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इंडिविजुअल क्रॉप के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिस रेवेन्यू सिस्टम को हम जब्त बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि हर एक क्रॉप के लिए इंडिविजुअल, वीट है तो उसका टैक्स अलग होगा, या फिर राइस है तो उसका टैक्स अलग होगा, एज अ होल उन्हें नहीं पे करना पड़ता था। हर एक रेवेन्यू, हर एक क्रॉप के अकॉर्डिंग वो अपना रेवेन्यू देते थे। So it was prevalent in those area where मुगल एडमिनिस्ट्रेटर could survey the land। अब ये चीज़ वहीं पे हो पाई थी जहाँ पे क्या, जो मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो लैंड में जा सके, वहाँ पे जाके सर्वे कर सके, देख सके और केयरफुल अकाउंट कर सके। लेकिन ये ऐसा उन जगह पे पॉसिबल नहीं था, जैसे कि गुजरात और बंगाल जो है वो मुगल जहाँ रहते थे वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो इन जगह पे पॉसिबल नहीं था कि ये सर्वे कर सके लैंड में जाके। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावरफुल। तो फिर कहीं जगह पे, जिस जगह पे क्या ये मुगल नहीं जा पा रहे, वहाँ क्या था, जो ज़मींदार लोग थे वही काफ़ी पावरफुल बन गए थे। सो द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव दैम टू रेबेलियन। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लॉयटेशन उन्हें लगता था मुगल्स की तरफ से कि ये हम पे अत्याचार कर रहे, इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें एक रेबेल करना स्टार्ट कर दिया, अपोज उनके खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी। Sometimes zamindars and peasant of the same caste allied in rebelling against मुगल authority। तो कुछ बार क्या होता था, जो जमींदार थे और जो पीजेंट थे सेम कास्ट के होते थे, ये सारे लोग मिलके क्या है, मुगल अथॉरिटी थी उनके खिलाफ रेबेल करने लगे। These peasant revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। अब जो ये पीजेंट है, इन्होंने रिबेल करना स्टार्ट करा, तो जो मुगल की एक मतलब एक स्टेबिलिटी थी उनके सिस्टम में, एक समानता बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी 17th सेंचुरी में आते आते थोड़ी ख़राब हो गई थी। अ क्लोजर लुक टू अकबर पॉलिसीज। अब अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलोबेटरली डिस्कर्ड बाय अबुल फैजल इन हिज बुक। जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अकबर का जो भी उनकी रूल्स थी, जो पॉलिसीज़ थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, अबुल फैजल थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी एक अकबरनामा, ठीक है। उसमें जो है उन्होंने सारी अकबर की पॉलिसीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। द इन एन ई अकबरी, ठीक है, उसमें यहाँ पे जो एन ई अकबरी में उन्होंने अकबर की सारी चीज़ें, सारी पॉलिसीज़ जो है उन्होंने लिखी थी। तो इसमें बताया था कि क्या क्या पॉलिसीज़ थी, अकबर ने अपने टाइम में शासन कैसे चलाया था। तो अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास। तो अबुल फजल ने बताया कि जो अकबर है उन्होंने क्या किया था, जो उनका एम्पायर था उनको क्या एक प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिससे हम सुबास बोलते हैं। गवर्न बाय ए सूबेदार, मतलब कि सूबेदार जो लोग होते हैं, हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। जो ये सूबेदार थे ये दोनों चीज़ें देखते थे, पॉलिटिकल चीज़ें भी देखते थे और मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें भी देखते थे। ईच प्रोविंसेस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और अ दीवान। और हर प्रोविंसेस में क्या होता था, एक फाइनेंशियल ऑफिसर, दीवान वो लोग होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो हर एक प्रोविंसेस में ऐसा जो एक ऑफिसर था जो टैक्स कलेक्ट करता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड
ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, अगर मतलब जो मुग़ल लोग चाहते थे कि उनके जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे जो है अच्छा एक पीस बने रहे, ठीक है, अच्छा ऑर्डर चले। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, तो जो सूबेदार्स लोग थे उनको और ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर्स हो गए जिन्हें हम बख्शी बोलते हैं, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पोर्टनेज हो गए, मिलिट्री कमांडर्स हो गए, और जो टाउन की पुलिस है ये सब उनको सपोर्ट करती थी। अब देखिए, अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो अकबर के जो लोग थे, ठीक है, उनकी क्या थी, आर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी, तो इसलिए वो क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी कलेक्ट कर पाते थे। वाइल देवर लॉयल टू द एम्पायर फंक्शन इफिशेंटली, ठीक है, वो क्या थे, अपने एम्पायर के लिए लॉयल भी थे जो ये आर्मी थी। बट बाई द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैड बुल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। लेकिन जब 17th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, जो बहुत से नोबल लोग थे जो अकबर के अंदर काम करते थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना ही एक अलग नेटवर्क बना लिया। उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों से आज़ाद हो जाते हैं, इन्होंने अपना ही एक अलग जो है नेटवर्क बना लिया। तो जिससे क्या हुआ, इनकी लॉयल्टी एम्पायर के थ्रू क्या है थोड़ी कम होने लगी। उन्होंने अपने इंटरेस्ट मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचा, तो एक एम्पायर के थ्रू उनकी लॉयल्टी जो है वो कम होने लग गई। अब अकबर ने क्या करा, वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग 1570s। अकबर जो है मतलब फतेहपुर सीकरी थी में 1570s में जब वो वहाँ गए, सो ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलमा ब्राह्मण्स। तो उनको रिलीजन मतलब उनको बहुत शौक था डिफरेंट रिलीजन के बारे में डिस्कशन करना। तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने डिफरेंट रिलीजन के बारे में डिस्कस भी करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन लोगों से, ब्राह्मण से जीसस प्रीस्ट थे, और ठीक है, इन सब लोगों से उन्होंने रिलीजन के बारे में अलग अलग डिस्कस करना स्टार्ट किया। सो डीज डिस्कशन टू प्लेस इन द इबादत खाना, एक जगह थी इबादत खाना, वहाँ पे ये सारे डिस्कशन होते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल, मतलब वो इंटरेस्ट रखते थे डिफरेंट अलग अलग धर्म में कैसी होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनका कैसा कस्टम होता है, वो इन सब चीज़ों में उनको वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे अकबर। सो अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, मतलब अकबर ने जब इन अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट किया जिनका अलग अलग, जैसे ब्राह्मण्स लोग हैं उनका अलग चीज़ पे भरोसा है, जो ये प्रीस्ट जीसस प्रीस्ट है, क्रिश्चियन लोग हैं उनका अलग लोगों पे भरोसा है। तो जब अकबर ने क्या था, इन लोगों से इंटरेक्ट किया डिफरेंट लोग फेथ के लोगों से, तो उन्होंने ये मतलब रियलाइज़ किया कि रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बाय गोड्स। अब देखिए डोगमा क्या होता है, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटी विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट अ क्वेश्चन। मतलब क्या है कि ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो अपने धर्म में चल रहे हैं तो ठीक है, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाइगोड लोग वो थे कि जो दूसरे धर्म के लोग थे, मतलब उनके धर्म को वो नहीं मानते थे, वो लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे। तो जब अकबर ने अलग अलग धर्म के लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो उन्हें लास्ट में फाइनली आके ये पता चला कि कुछ कुछ लोग जो बताते हैं रिचुअल डोगमा ये लोग हैं, वो भी उनमें से कुछ लोग के हैं बाइगोड हैं, मतलब वो दूसरों के लोगों के धर्म के बारे में नहीं मानते हैं, ठीक है, उनको नीचा समझते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता चली। देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट। तो इस बताते थे कि ये लोगों को यही चीज़ें बताती हैं तो जिससे लोगों के आपस में एकता नहीं हो रही है, डिसहार्मनी हो रही है। तो इसके बाद अकबर ने क्या करा, दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल ई कुल और यूनिवर्सल पीस। तो इसमें अकबर ने क्या सोचा कि एक यूनिवर्सल पीस में लेके आऊँगा, जिसमें कि क्या होगा, जो ये जाति धर्म ये सब है, लोग इसको मतलब इसके बारे में नहीं, लोग ऐसे आपस में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज फिल्म। मतलब ये क्या था, इसमें क्या था कि लोग क्या है जो आपस में धर्म या जाति इसके अकॉर्डिंग मतलब अपने आप को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इसमें क्या था, यूनिवर्सल पीस में था कि इसमें क्या ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, ठीक है, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। ये इसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें फोकस की जाएंगी। तो जो अबुल फजल थे उन्होंने हेल्प की थी अकबर को ऐसी गवर्नमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो सुली कुल जो ये आइडिया था, ठीक है, ये चीज़ को एक लागू में लाने के लिए, ठीक है, उन्होंने इनकी बहुत हेल्प की थी। और द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ एज वेल। तो ये क्या है, जहांगीर और शाहजहाँ ने भी ये फॉलो किया था। अब क्या है, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी और उसके बाद मुगल एम्पायर का क्या हुआ।
The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to the great economic and commercial prosperity. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो सिस्टम था और जो मिलिट्री एफिशिएंसी था, इससे क्या हुआ, मुगल एम्पायर का जो है इकोनॉमी और कमर्शियल जो चीज़ें थी उनको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब जो इंटरनेशनल बाहर से लोग यहाँ आते थे, उन्होंने बोला कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ही पैसा है, ये लैंड ऑफ वेल्थ है, अच्छा है। लेकिन ये सेम विजिटर उन्होंने दूसरे साइड बाय साइड ये भी देखा कि यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी है, कहीं कहीं पे क्या है, कुछ गरीबी भी है, उन्होंने ये देखा, ठीक है। तो द इनक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग, ठीक है, ये देखा कि हाँ अच्छा काफ़ी पैसा है, वेल्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड बाय साइड गरीबी भी है यहाँ पे, जो किसान लोग हैं, पीजेंट्स लोग हैं। तो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ रीजन इन्फॉर्म as that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of total of 8,000। मतलब कि जो 20th सेंचुरी जब शाहजहाँ का टाइम था उसमें हमने देखा कि जो मनसबदार लोग हैं, मनसबदार जिसमें जिनको क्या एक सर्टेन लैंड मिल जाता था, ठीक है, जागीर की फॉर्म में, जो फिर बाकी किसान और उनको देखते थे। तो जो मनसबदार थे ना, वो 8,000 टोटल मनसबदार में से 445 मनसबदार ही ऐसे थे जो कि क्या थे, एक अच्छी रैंक में थे। दिस स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ मनसबदार हैं उसमें क्या था, 5.6% ही था। रिसीव 6.15% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज अ सैलरी फॉर दैमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो मनसबदार हायर पोजीशन में थे 445 मतलब 8,000 में से, तो उनको लाइक क्या करता था, 5.6% ऑफ ही चीज़ें सैलरी जो उनको मिलती थी टोटल मनसबदार जो थे उनमें से, और जो बाकी के लोग थे उनको 61.5% ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एज ए सैलरी उन्हें मिलता था, जो बाकी बच्चे लोग थे। तो मुगल एम्पेरियर्स एंड द मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी एंड गुड्स। तो मुगल और जो उनके एम्पेरियर्स थे उनको उनकी ज़्यादातर सैलरी मतलब जो गुड्स है वहाँ से मिलती थी। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशियन एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड दैम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। तो उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा था, इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, वो कहाँ से हो रहा था, जो पीजेंट लोग थे, जो आर्टिशियंस लोग थे, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्हें सप्लाई कर रहे थे, इससे हो रहा था। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन क्या है, जो लोग मेन ये जो पीजेंट लोग थे वो ये जिससे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या था, उनको रेवेन्यू बहुत ही कम दिया जाता था इसका, जो कि पीजेंट और आर्टिशियन है। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो ये लोग थे वो गरीब और गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनको रेवेन्यू बहुत कम दिया जा रहा था। The poorest amongst them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional sources। तो जो गरीब लोग थे वो सिर्फ अपना उनका इतना रेवेन्यू होता था जिससे वो अपना सिर्फ पेट ही भर सकते थे, और चीज़ें बाकी जो चीज़ें उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, जैसे कि टूल्स और सप्लाईज़ अपनी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए। अगर वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा गुड्स वो सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा, लेकिन उनके ज़्यादा पैसा रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन क्या था, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था जिससे कि वो इन एडिशनल चीज़ों पे जो है पैसे खर्च कर सकें। तो इससे क्या था, जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते जा रहे थे, जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते जा रहे थे। So the enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite make them an extremely powerful group of the people in the late 18th century। तो जिन लोगों के पास अच्छे पैसे थे, अच्छे सोर्सेस थे, ठीक है, वो लोग तो अच्छी पावर उनके पास आ गई थी। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पीरियर स्लोली डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल की अथॉरिटी धीरे धीरे 17th सेंचुरी के बाद कम होने लगी, हिज सर्वेंट इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। जो उनके सर्वेंट्स थे, जो मसबदार या जो पीजेंट्स उनके अंदर काम करते थे, जो थोड़े पैसे थे जिनके पास, तो फिर उनको जो है उन्होंने पावर ले ली थी और उनकी पावर जो है इधर उधर फैलने लगी थी डिफरेंट रीजन में। तो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या था, दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़ एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस। उन्होंने अपनी नया राज्य बना लिया और हैदराबाद और अवध में जो है उन्होंने अपना नया राज्य जो है बना लिया था उनके सर्वेंट्स ने। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पीरियर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। हाँ, जबकि वो देखते थे कि जो उनका मास्टर है जो मुगल एम्पायर का, वो दिल्ली में जो है उसे वो अपने मास्टर की तरह देखते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में क्या हुआ था,
इन सब लोगों ने अपनी अलग अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली थी, सर्वेंट्स लोगों ने। इसके बारे में हम आगे और चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।